सरकार बदलना तो बहुत ज़रूरी है। सरकार ऐसे लोगों की हो जो गरीबों की सोच रखता हो। काशीराम साहब ने ये भी कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। आज लोकनायक न्यूज में मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं जो सबलगढ़ में राजनीति की एक नई पारी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं क्योंकि वो अभी फिलहाल में सिविल इंजीनियर से रिटायरमेंट लेकर राजनीति की इस बागडोर को संभालने जा रहे हैं। मुरैना की विधानसभा सबलगढ़ में अभी हाल ही में जाटव समाज की एक मीटिंग संपन्न हुई और जाटव समाज ने इनको कहा कि आप विधानसभा की तैयारी कीजिए, हम आपको समर्थन से पूरा समाज विधानसभा को प्रत्याशी देखना चाहता है। उसी दिन से ही सिविल इंजीनियर साहब रोशन सिंह जी राजकुमार जी रोशन सिंह जी तैयारियों में तो लगे हुए हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आना चाहिए या नहीं। तो हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कि क्या परेशानी उनको आने वाली है सिलेक्शन में, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनका आना ठीक है। ये सब हम जानेंगे राजकुमार सिंह जी से, जो इससे पहले सरपंची का चुनाव भी लड़ चुके हैं, महज कुछ कम से कम वोटों से दूसरे नंबर पर भी रहे। तो शुरुआत ऐसी इसकी, तो आगे कितना बड़ा धमाका होने वाला है वो आप समझेंगे, क्योंकि सबलगढ़ को खासकर मुरैना में अगर देखा जाए, मुरैना जिले में सबलगढ़ विधानसभा शेड्यूल कास्ट से सबसे बड़ी वोटों वाली विधानसभा, तो मायने रखता है यहाँ वोट। जिताने और हराने की तासीम रखने वाला ये वोटर 2023 में क्या करने वाला। मिलते हैं सर, लोकनायक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप सिविल इंजीनियर से रिटायरमेंट लेने के बाद क्या लगता है आपको कि राजनीति की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये फैसला कितना ठीक है? मेरा अपना ऐसा मानना था कि हमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ करना था वो कर लिया, और अब 60 के पार होने के बाद लगता है कि हमें समाज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जैसे सरदार लोगों की यूनिटी होती है, अदर कास्ट की यूनिटी होती है, हमारे समाज की कोई यूनिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। इसलिए मेरा प्रयास ये है कि हमारे समाज के मोर देन 40,000 वोट्स हैं, तो क्यों ना इनको यूनाइटेड करके और समाज के किसी एक व्यक्ति को इलेक्शन लड़ाया जाए, इन वोटों की ताकत दिखाई जाए, जिससे कि भविष्य में कोई न कोई पार्टी हमारे समाज के लोगों को टिकट देना शुरू करे। लेकिन मान्यवर साहब, कांचीराम एक बात कहा करते थे कि जाति तोड़ समाज जोड़। कांचीराम साहब ने जाति तोड़कर समाज जोड़ा भी था, लेकिन आज फिर हम जाति की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहीं घातक तो नहीं होने वाला समाज के लिए? जाति प्रथा अच्छी नहीं है और मैं जाति प्रथा में यकीन भी नहीं करता हूँ, लेकिन काशीराम साहब ने ये भी कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो बैकवर्ड में जो लोग आते हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। कभी कभी बैकवर्ड वालों को भी हमारे लिए सेक्रीफाई करना चाहिए। कभी अगर वो हमें सेक्रीफाई करेंगे तो यहाँ पे बैकवर्ड और SC ST यही लोग नेता बनेंगे, समाज में यूनिटी आएगी। क्यों आएगी कि देखेंगे कि इनके सहयोग से हम बनते हैं, हमारे सहयोग से ये बनते हैं, तो दोनों ही समाज आगे बढ़ेंगे। सिविल इंजीनियर से सीधी राजनीति की ओर चुनाव भी लड़ गए, कैसा लगा 60 साल के बाद एक नई शुरुआत, कितना मौका है? देखिए, मेन इलेक्शन लड़ने का पर्पस ये नहीं है कि हमको जो है इसको प्रोफेशन बनाना है। मेरा उद्देश्य ये था कि हम अपने समाज को एक प्रेरणा दें कि राजनीति चाबी के बिना समाज की किस्मत का ताला नहीं खोला जा सकता है। वो कैसे? अगर मैं आज कोई ट्वीट करता हूँ या कुछ लिखता हूँ तो मेरे कोई नहीं सुनेगा। मेरे पास कोई पद है, मैं कुछ भी बोलूँगा उसका मैसेज ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाएगा। फॉर एग्जांपल,
बिहार में शिक्षा मंत्री ने एक चीज़ कही, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बाकी सब लोग विवाद जानते चल हैं गया पूरे। तुरंत, क्योंकि वो एक रेपुटेटेड पर्सन थे, इलेक्टेड पर्सन थे, तो बिना इलेक्शन के आज के समय में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो आपने जो लड़ने का इरादा बनाया, वो निर्दलीय लड़ेगी या किसी दल से टिकट लेगा? कोई दल आपको टिकट लेगा, तो उसमें क्या लगता है आपको फैसला अपने अनुसार लेंगे वो भी समाज के साथ? ये निर्णय भी हमने समाज के ऊपर ही छोड़ा था। समाज वालों के साथ जो पंचायत हुई विशाल, उस पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम किसी पार्टी से प्रयास करें, टिकट देना नहीं देना उनका अपना प्रोरोगेटिव है, तो समाज के साथ हमको चलना है। समाज के कहने से हम आवेदन करेंगे सभी पर। पार्टी हमको टिकट देती है, वेल एंड गुड है, अदरवाइज समाज का कहना ये है कि अगर नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़ाएंगे। लेकिन आपको पता है कि ये जाटव समाज का वोट हमेशा बसपा के साथ रहा, तो कहीं ये नहीं लग रहा कि हम बसपा को कमजोर करने का काम? बसपा की जहाँ तक बात है, बात सिर्फ मेंटेलिटी की है, तो SC ST हो, OBC हो, सब तो एक ही मेंटेलिटी के लोग हैं, एक ही उद्देश्य है सबका। बसपा को कमज़ोर करने की स्थिति तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। जो लोग बसपा से जुड़े हुए हैं वो खुद क्यों नहीं आते? 40,000 वोट उनके साथ भी है। यही हमारी पंचायत का निर्णय भी था कि आप पार्टी में 20 साल से काम कर रहे हो, 84 से लगे हुए हो, आप दूसरों को टिकट दिला के लाते हो, तो आप भी अपने लिए टिकट लेके आओ। अगर वो टिकट लेके आते हैं, वेल एंड गुड है, समाज उनके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी के टिकट पर तो बीएसपी का ही कार्यकर्ता काम रहता है, ST OBC में कोई भी रहता है, तो उससे क्या दिक्कत ये है कि BSP से निकले हुए नेता सब तो कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस के निकले हुए नेता दिग्गज लोग BJP में चले गए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन कहाँ जाता है, बात सिर्फ ये है कि आप क्या कर सकते हो समाज के लिए। लड़ाई नहीं समाज? मेन चीज़ को छोड़ के साथ अपने पर्सनल बेनिफिट पे चले जाते हैं, प्लस ये सोचते रहते हैं कि यार ऐसा नहीं हमारे पीछे CID लग जाए, CBI लग जाए। तो ये डर तो आपको भी रहेगा, 6-60 साल नौकरी करके आए हो, कहीं आप मैदान में उतर जाएं और भाजपा को हराने के लिए खड़े हो गए, तो ये तो आपके साथ भी होगा। क्या कहें? वेरी गुड क्वेश्चन है। हम लोगों ने, मेरी ऑलरेडी 2.5 लाख रुपये सैलरी एक नंबर में IT रिटर्न फाइल करते हैं। हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है ही नहीं। आज के टाइम में मेरा बैंक बैलेंस देखोगे कुछ नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही जरूरी चीज़ नहीं है, ये एक माध्यम है। ये इस पर मेरे को बात याद आती है। BSP ने केवट को लड़ाया यहाँ से। केवट के पास भी, बेचारे के पास पैसा नहीं था, एजुकेटेड भी नहीं था, उसके समाज ने कंट्रीब्यूट किया। BSP सेल्फ कोई धनी पार्टी नहीं थी, हमारे समाज के पैसे से ही धनी पार्टी बनी। तो क्या हमारे समाज के लोग 1 रुपया 1 वोट देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? कांशीराम साहब इसमें एक थ्योरी कहाँ पे थी, एक वोट का भी उन्होंने कहा, एक नोट भी उन्होंने लिया। उन्होंने कहा एक तरफ तो वोटों वाला, एक तरफ वोटों वाला। अब समाज को तय करना है कि पेटी से जीतता कौन है, वोटों वाला या वोटों वाला। तो जीत तो वोटों वालों की होती है, तो क्या आप ये सोच के निकल पाए? एग्जैक्टली। देखिए, कुछ हद तक लोग वोटर्स को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो पहला इलेक्शन जब हुआ था लगभग 1951 में, उस टाइम से भ्रमित ही किए जा रहे हैं। विधानसभा में अनरिजर्व सीट पर कभी कोई प्रत्याशी नहीं जीतता, आज या खड़ा ही नहीं होता, कोई पार्टी टिकट ही नहीं देती। क्यों नहीं देते हैं? आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल पूरी करने जा रही है और प्रदेश में लगभग 20 साल पूरे करने जा रही है। महंगाई की मार इतनी है कि समाज केवल 5 किलो आटे में बदल। ये जो लड़ने वाला समाज था वो आज हताश हो गया। इसको कैसे देखा? इसके लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा कि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, ये सिंपल फॉर्मूला है कि आप गवर्नमेंट में हैं तो आप हमेशा रहना चाहते हो लॉन्ग टाइम तक, तो लोगों को गरीब बनाओ, अशिक्षित बनाओ, उनकी मेंटलिटी इतनी लो रहेगी कि वो कभी बगावत की सोचेंगे नहीं, अपने वोट की सोचेंगे नहीं। उनको लगेगा कि अच्छा खाना मिल रहा है, 15 दिन चिकन मिल रहा है, दारू मिल रही है, मस्त रहो, वोट दे दो। 10 kg आटा मिल जाएगा या राशन मिल जाएगा, 2,000 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे।
अल्टीमेटली ये पैसा तो पब्लिक का ही है। ये पैसा घूम फिर के कैसे सर्कुलेट होता है, इसका थोड़ा लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। होता क्या है कि महंगाई इनडायरेक्टली बढ़ने लगती है, टैक्स तो सबको देना है, जीएसटी सब पे लग जाती है, इनडायरेक्टली लगता है कि टैक्स पे तो कम है, लेकिन आप कुछ भी खरीदोगे, आज खाने पीने दूध पे, खाने पीने की चीज़ों पे कभी नहीं लगती थी, वो लगी हुई है। पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, किसानों की क्या बदतर हालत हो रही है। इसमें जो है पेस्टिसाइड है, खाद बीज है, सबके रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन उनको इनडायरेक्टली ये लगता है कि पार्टी बहुत अच्छा कर रही है या गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। कोई भी आदमी आज के समय में ये नहीं सोचता है कि हमको फ्री फोकट का मिले, लोगों को काम मिलना चाहिए। अभी आप 2023 के विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में जाने वाले हैं, ये तो आप कन्फर्म सोच ही चुके हैं। एजेंडा क्या रहेगा? मेरा एजेंडा ये रहेगा कि देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब तक लोग करप्शन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र की जनता सुखी नहीं रह सकती। हमारे खुद के छोटे मोटे काम भी नहीं हो पाते हैं। इसके लिए क्या है, अगर एक दूसरे से मीटिंगें रहें, इंटरेक्शन रहे, और कहाँ पे बी पोल्स हैं उनको क्लोज करना है, रजिस्ट्री हो गई, एक कानून बन गया। इसके बावजूद भी नामांतरण प्रॉपरली नहीं होते। किसी का नामांतरण हो गया तो कॉलम 13 से कॉलम 3 में नहीं जाता है। हर स्टेप पे लोग उनको ब्रेक लगता है, सालों साल निकल जाते हैं। फिर किसी की बोलते पंजीयन नंबर नहीं मिल रहा है, तो पंजीयन के लिए मुरैना जाइए, मुरैना में बोलेंगे यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। ये आम जनता का काम थोड़ी है, कर्मचारियों का, अधिकारियों का काम है। क्यों नहीं है? और कहाँ जहाँ है आप खोजिए, उनको तो सुविधा मिलनी चाहिए ना। इस टाइप के जो बिंदु हैं एजुकेशन में, चाहे वो हमारे टीचर्स लोग अपने कार्य में थोड़ा कहीं लापरवाही करते हैं, तो उनसे भी मीटिंगें करनी है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि लोगों को एजुकेशन देना है। आने वाले समय में एजुकेशन इतनी कॉस्टली होने वाली है, ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। ये किसान का बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, सारे सरकारी स्कूल बंद होने वाले हैं। तो जब SC ST OBC गरीब लोग के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, नौकरी कहाँ से आएंगे? आरक्षण की तो बात ही छोड़ दीजिए, आरक्षण तो तब मिलेगा जब नौकरी हो। केवल ये बोल देने से नहीं होगा कि अब सब बराबर हो गए। पहले फाइनेंशियल बराबर करना है। जब तक फाइनेंशियल स्टेटस इक्वल नहीं होगा, तब तक कंपटीशन इक्वल होना बेईमानी है। किसी का बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ेगा, किसी का जो है प्लानी में पढ़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एलिस ऑफ कास्ट की किताब में ये कहते हैं कि सामाजिक बराबरी के बिना आर्थिक बराबरी कोई मायने नहीं रखती। इसमें क्या? इसमें मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम में सामाजिक बराबरी में काफ़ी हद तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लोग दूसरे कास्ट के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक समानता में कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्टरशिप में एक आदमी नहीं मिलेगा, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर का काम ले ले छोटा मोटा तो मिल जाएगा। इसके अलावा IAS IPS बोलेंगे नॉट सुटेबल। दूसरी तरफ उसी फील्ड के विशेषज्ञों के नाम पर आज के टाइम में IAS की डायरेक्ट 150 वैकेंसी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी भर चुकी है। उसमें एक भी आरक्षित वर्ग का नहीं है, OBC का नहीं है। ये क्या है? तो ये है कि हम आर्थिक बराबरी की उन संसाधनों से बहुत दूर है जो हमें मिलना चाहिए था। तो ये तो सरकार की लापरवाही रही। सरकारें तो फिर इन्हीं लोगों की आई हैं, तो फिर हम कैसे इस पर स्टैंड ले पाएंगे? सरकार बदलना तो बहुत ज़रूरी है। सरकार ऐसे लोगों की हो जो गरीबों की सोच रखता हो। अभी ऑफर तो कर दिया है कांग्रेस ने, हर चीज़ दे रहे हैं डिस्काउंट पर। 100 रुपये में बिजली दे रहे हैं, 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं 1000 की दे। तमाम योजना भी कांग्रेस लेकर आ रही है, इस पर कुछ कहें? ये सब्सिडी तो ठीक है, सबके लिए है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली देखिए, आपको सब्सिडी मिल गई, आपने टैक्स दिया, ज़्यादा दे दिया तो भी आप बराबर हो गए। लेकिन एक तरफ आपको सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, टैक्स भी देते जा रहा हो, तो वो अनजस्टिस है। कांग्रेस का सोच बेटर है। क्या लगता है कांग्रेस आपको टिकट देगी तो आप लड़ जाएंगे? यस, नो डाउट, फर्स्ट चॉइस इज कांग्रेस। राहुल गांधी इज बेस्ट कैंडिडेट, इज फाइटिंग लाइक एनीथिंग।
लेकिन आपको पता है कि यही वो कांग्रेस है जिसमें बाबा साहब भी हैं। ये सब समय और परिस्थिति के हिसाब से हर चीज़ बदलती रहती है। आज के टाइम में परिस्थितियाँ बहुत बदली हुई है, बदली हुई परिस्थितियों में ही ये निर्णय लिए जा रहे हैं राहुल गांधी जी के द्वारा, वो बहुत अच्छे निर्णय हैं। जैसे संविधान से रिलेटेड हो गए, उनको खुद को जो है आज के इतिहास में कभी भी 2 साल का मानहानि के केस में किसी को सजा नहीं हुई और उनको इंटेंशनली सजा का हुई और उनको जो हटा दिया गया। चलिए, तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर साहब जो लगातार ये कह रहे हैं कि इस समय देश में जो भ्रष्टाचारी है उस पर करप्शन पर रोक लगाना जरूरी है और देश में जो हालात हैं उसको रोकने के लिए हमको सेल्फ निकल के आना होगा। ये तैयारी विधानसभा सबरगढ़ से इन्होंने बिजुल बजा दिया है। अब देखना ये है कि इस इंटरव्यू के बाद रिएक्शन क्या आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में देख भी सकेंगे। बने रहिए और देखते रहिए कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़।